नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आईनेश 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, देश में आज से जीएसटी बजट उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के लिए नई दिशा तय करने वाला बताया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने जनता से अपील की है कि वही सम्मान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, निवेश के माहौल बनाएं और केंद्र और राज्य मिलकर अपने आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था। आज से जीएसटी की जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। कई ऐसे सामान हैं जो कि सस्ते होने वाले हैं, मिल्क प्रोडक्ट से लेकर गाड़ियां जो है वो सस्ती होगी। और इसी पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों को संबोधित किया था और उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि देशवासियों की मेहनत उसमें लगी है, खून पसीना बहा है। इसीलिए स्वदेशी सामान ही खरीदे। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। और कुछ बड़ी बातें हैं ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही। उन्होंने कहा है कि देश में विकास की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ेगी। हर भारतीय का पैसा बचेगा स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करने से। जीएसटी सुधार निवेश को आकर्षित करेंगे। साथ ही साथ पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, लेकिन अब जो है नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएगा और आज से कई ऐसे सामान हैं जो कि सस्ते होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि समय जरूरत के हिसाब से जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए नया कदम कहीं ना कहीं उठाया गया है और इसी पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को संबोधित किया था। लगभग 20 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी अपना, विदेशी छोड़ो। और ये भी कहा है कि स्वदेशी चीजें जो हैं वो हमारे देश में ही बनती है। ऐसे में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जोर दिया। सितंबर जीएसटी उत्सव चालू हो रहा है। जीएसटी का मुहूर्त चालू हो रहा है और 300 से अधिक सामानों पे दाम की कटौती की गई है। इससे निश्चित रूप से कस्टमर के, आम जनता के जेब में पैसा बचेगा, उसकी बचत होगी और परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी एक रफ्तार मिलेगी। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ही कर सकते हैं। 12 लाख तक सीधा छूट देने का भी निर्णय उन्होंने एक झटके में किया था। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े निर्णय लेने की ताकत अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी जी। और 0% स्लैब में आने वाले सामान, आपको बताते चले कि ये वो सामान है जिसमें कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसी भी शामिल है। और मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर जैसी चीजें वो सस्ते होंगे। दूध, छेना, पनीर पहले से पैक और लेबल वाले पिज्जा ब्रांड जैसी चीजें भी सस्ती होने वाली हैं। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवा, दुर्लभ बीमारियों की दवा, जिसमें कि 0% स्लैब लगने वाला है, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्तिगत जीवन बीमा, हेल्थ पॉलिसी भी इसमें शामिल है। और मानचित्र, चार्ट, ग्लोबल, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, पेस्टल, पुस्तिकाएं, नोटबुक जो हैं इसमें 0% स्लैब लगेंगे। तो दिवाली से पहले देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी का ये गिफ्ट देखा जा सकता है, क्योंकि गिफ्ट के तौर पर जीएसटी की जो नई दरें हैं आज लागू हो गई हैं। आज से तो वो काफी सामान है जो सस्ती होने वाली है। 40% जिसमें स्लैब लगेंगे, वो भी सामान हम आपको बता देते हैं। अतिरिक्त चीनी, धूम्रपान आदि पे जो है 40% तक का स्लैब लगने वाला है। ये सामान और भी महंगे होंगे। और 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल, इसमें भी 40% स्लैब आने वाला है। वहीं निजी उपयोग के लिए विमान, साथ ही साथ नाव आदि पर 40% स्लैब आने वाले सामान में लगने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले कि रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी अब 40% स्लैब
ये वो सामान है जिस पर 40% स्लैब लगने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको देते चले कि कहीं ना कहीं दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे जगदलपुर में आयोजित ऐतिहासिक बस्तर दशहरा और मौर्या दरबार में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज से कर दी गई है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमित शाह के दौरे की जानकारी साझा की। गृह मंत्री की मौजूदगी में बस्तर दशहरे को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आने वाले बस्तर दशहरे में शामिल होंगे और ये जानकारी आपको देते चले कि बस्तर दशहरा जो है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये 75 दिनों का दशहरा होता है और काफी लोग इस दशहरे के बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने पर और बस्तर दशहरे में शामिल होने के बाद इस बस्तर दशहरे को वैश्विक स्तर पर भी अब पहचाना जा सकता है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई रविवार को एक दिवसीय जगदलपुर दौरे पर रहे, जहां पर वे संभागीय ध्रुवा समाज के नवाखानी जुहार भेंट कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साई ने सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद वन विद्यालय का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम साई के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा, केदार कश्यप, विधायक किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी घोटाला करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ध्रुवा समाज के द्वारा नुआखाई मिलन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था और समाज के वरिष्ठ जन ध्रुवा समाज के सबकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है। हम ध्रुवा समाज को धन्यवाद करते हैं इस समारोह में बुलाने के लिए और नुआखाई की उनको बधाई। और ये बहुत अच्छी परंपरा है आदिवासी समाज में कि कोई भी अनाज हो या फल हो, स्वयं ग्रहण करने के पहले अपने देवी देवताओं को, भगवान को अर्पण करते हैं नुआखाई के रूप में, तब स्वयं ग्रहण करते हैं। और आज समाज का एक बड़ा भवन, नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण हुआ है, जिससे समाज को आगे चल के समाज को संगठित करने में लाभ। और 20 सितंबर सुबह 8 बजे छत्तीसगढ़ के कुम्हारी टोल प्लाजा के पास दुर्ग पुलिस ने दबिश दी और घेराबंदी करते हुए सभी वाहनों की तलाशी भी शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान ही महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को रोका गया। साथ ही तलाशी ली गई तो 6 करोड़ 60 लाख रुपए नगद उसमें से निकले। दोनों गाड़ियों की सीटों के नीचे ये नगद मिले। पहली गाड़ी से 3 करोड़ 60 लाख रुपए और दूसरी गाड़ी से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। लेकिन ये इतना सीधा साधा मामला नहीं था। ये मामला जो है अब हवाला का पूरा सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। ये गाड़ियां रायपुर से निकली थी और डिलीवरी पॉइंट गुजरात थी। साथ ही रायपुर के कारोबारी की रकम बड़े बिजनेस हब से उठाई गई थी। प्रोफेशनल हवाला सिंडिकेट ने 3 लेयर के सीक्रेट लॉकर में कैश छुपाया था। रकम रायपुर से दुर्ग, भिलाई, नागपुर होते हुए गुजरात भेजी जा रही थी, लेकिन कुम्हारी में पकड़े गए। चलिए थोड़ा विस्तार से आपको समझा देते हैं कि हवाला सिंडिकेट का पूरा मामला आखिर है क्या। तो बताते आपको चले कि रायपुर में 20 सितंबर को ये पैसों की बड़ी खेप बरामद की गई है और इतना आसान नहीं था, क्योंकि 3 लेयर में पैसों को छुपाया गया था, जिसके बाद 6.60 करोड़ कैश जो है वो बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बिछाया जाल, जिसके बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस को पता चला कि बड़ी तादाद में हवाला का पैसा आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। पुलिस अपने इनपुट के आधार पर गाड़ियों का इंतजार कर रही थी और सुबह 7 बजे के करीब संदिग्ध गाड़ियों में दुर्ग में एंट्री लेते हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से गाड़ियां लगाकर सभी को आपस में घेर लिया और तस्करों की गाड़ियां पकड़ ली। गाड़ियों में सवार 4 लोग उतरे, खुद को कारोबारी बता रहे थे और गाड़ियों को काटकर सीटों के नीचे सीक्रेट चैम्बर में कैश को छुपाए गए थे। प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन कर तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन समय रहते पुलिस ने कार्रवाई कर ली है और इन सभी को पकड़ लिया।
और पुलिस ने जब आरोपियों से दस्तावेज मांगे तो उनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। 12 मार्च 2025 को रायपुर के एक कार में 4.52 करोड़ रुपए भी मिले थे। अब एक बार फिर से ये मामला सामने आया है, जहां पर भारी भरकम रकम कार से बरामद की गई। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग जैसे निर्णायक होती जा रही है और नक्सलियों के पांव जो है वो उखड़ने लगे हैं। अब नक्सलियों का एक धड़ा पत्र लिखकर हथियार छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरा धड़ा शांति वार्ता की बात में लगे हुए हैं। जी हां, कुल मिलाकर अब जो है वो नक्सलियों में दो फड़ की स्थिति देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प के साथ अभियान तेज कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व कामयाबी भी मिली है। बीते 2 सालों में 550 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। यही वजह है कि नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नक्सलियों का एक धड़ा लगातार शांति वार्ता के लिए पत्र भी लिख रहा है, लेकिन अब दूसरे धड़े ने सरेंडर या युद्ध विराम से इनकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के बीच शांति वार्ता को लेकर 2 फाड़ हो गया है। नक्सलियों की तेलंगाना कमेटी ने युद्ध विराम से इनकार किया है। अभय की चिट्ठी और ऑडियो को निजी राय बताई जा रही है। अभय ने चिट्ठी और ऑडियो में युद्ध विराम की बात कही थी। नक्सलियों के संगठन में युद्ध विराम पर मतभेद की स्थिति बन गई है। बहरहाल नक्सलियों की ओर से 2 बार पत्र लिखकर शांति वार्ता की पहल की गई है। इस संबंध में तेलंगाना में भी बुद्धिजीवियों की ओर से शांति वार्ता समिति का गठन किया गया था। समिति की ओर से कई जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी की गई। अब युद्ध विराम रोकने के खिलाफ पत्र भी तेलंगाना से ही सामने आया है। इससे साफ है कि नक्सल संगठन में 2 फाड़ की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि नक्सलियों को आम लोगों की हत्या बंद करनी होगी। साथ ही बस्तर की धरती से आईईडी भी हटना चाहिए। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, नक्सलियों का चिट्ठी को लेकर सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सरकार को स्पष्ट करना है उस चिट्ठी में कितनी सत्यता है, और ये सरकार को तय करना है कि नक्सली सरेंडर करने को तैयार है, सरेंडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, ये सरकार को तय करना। मैं आपके माध्यम से और सारे ही मीडिया के माध्यम से उनसे पहली अपील करता हूं कि उनको सिविलियन किलिंग्स बंद करना चाहिए। कल परसों भी किया और उसके पहले भी किया। उनको आईडी हटा लिया ये कहना चाहिए, और अगर सब कुछ मिलकर तैयार है तो कोई बात हो सकती है। पहले ये तो करें भाई। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं। लगातार नक्सली बैकफुट पर हैं। ऐसे में संगठन में 2 फाड़ की स्थिति तो नजर आ रही है। सिविलियन की हत्या और शांति वार्ता की पहल के बीच सरकार ने सख्त तेवर दिखाए हैं। ऐसे में ये भी तय है कि नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान अभी और तेज होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। और अगर आप भी हाईवे पर सफर के दौरान ढाबे का स्वाद चखना चाहते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है, और ये खबर सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। वहां खाए जाने वाला खाना आपकी जिंदगी का आखिरी निवाला भी बन सकता है, और एक मलाई रोटी भी आपकी जान ले सकती है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि हकीकत बातें हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर ढाबे का खाना खाने के बाद एक युवक की मौत हो गई। नवाखाई पर्व की रात को लुकापारा निवासी कन्हैया चौधरी अपने दोस्तों के साथ बसना के बिहार यूपी ड्राइवर ढाबा बुकेल पर खाना खाने के लिए गया हुआ था, जहां पर उसने ढाबे की मशहूर मलाई रोटी खाई। लेकिन अगले ही दिन सुबह कन्हैया चौधरी और उसके 2 दोस्तों की हालत बिगड़ गई। हालांकि कन्हैया के 2 साथी ठीक हो गए, लेकिन कन्हैया की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई, जिसे देखते हुए उसे रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर 15 दिन इलाज के बाद 15 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हो गई है, और इधर परिजनों ने ढाबा संचालक पर खराब
खराब और दूषित खाना परोसने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ढाबा संचालक शंभू सिंह का कहना है कि रोजाना सैकड़ों लोग वहां पर खाना खाने आते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी शिकायत अभी तक तो नहीं मिली। फूड विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तीन चार जन के साथ में जगत ढाबा मोड़ में खाना खाई से ओकर बाद में सुबेरे घर आइन है, तो सुबेरे घर आइन तो उल्टी बही चालू हो गए। ओकर बाद में वो स्थिति में तबियत खराब थी, लेकिन सही पड़ी। उनके उच्च उपचार है तो ओम हॉस्पिटल सरायपाली ले गए। वहाँ जांच में पता चला कि उनके शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गया है, पीलिया की मात्रा बढ़ गया है, रायपुर जाना पड़ेगा ऐसा करके बताए। ये सब खाना खाने से फूड पॉइजन की वजह से होता है करके हम लोगों को डॉक्टर वहाँ बताया है। 28 तारीख की रात को हम लोग बिहारी ढाबा जगत के पास जो है वहाँ हम लोग खाना खाने गए थे। वहाँ हम लोग मलाई रोटी खाए। मलाई रोटी खाने के बाद हम लोग जैसे वो रात में वापस आए तो सुबह 3 जने को बुखार दस्त चालू हो गया। यहाँ तो अनेक लोग आ रहे हैं डेली भी, यार तारीख को क्या मालूम नहीं, इन्हें मालूम। यहाँ डेली अनेक आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं। आज तक कोई सर्व शिकायत नहीं। बहुत लोग उस दिन भी आए हैं। इधर मध्य प्रदेश में उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करना एक कैफे संचालक को भारी पड़ गया। दरअसल खजुराहो स्थित पुरातत्व विभाग कैंपस में संचालित एक कैफे ने 20 रुपए की एमआरपी वाले जूस पर 50 रुपए वसूले। बता दें, ग्वालियर निवासी एडवोकेट मनोज उपाध्याय जून 2024 में खजुराहो टूर पर गए हुए थे। आज जब उन्होंने जूस खरीदा और बिल में ओवरचार्ज देखी तो आपत्ति जताते हुए कहा कैफे संचालक से बातचीत की और कैफे संचालक ने ज्यादा वसूली को सही ठहराया। इसके बाद उपाध्याय ने पहले एएसआई को विधिक सूचना दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर मामला जो है उपभोक्ता फोरम पहुंचा। ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम ने इसे उपभोक्ता शोषण मानते हुए सख्त रुख अपनाया और कैफे संचालक पर 5,000 रुपए क्षतिपूर्ति, 1,000 रुपए प्रकरण खर्च और 30 रुपए ओवरचार्ज राशि लौटाने का आदेश जारी किया। मतलब कैफे के लिए एक जगह दे रखी थी पुरातत्व विभाग द्वारा रमाडा होटल को। रमाडा होटल वहाँ पर एक ओपन सेंटर चलाता है शॉप का, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह समोसे वगैरह बेचते हैं। किंतु जिस चीज़ की कीमत 20 रुपये है उसको वो 50 रुपये में बेचते हैं। उसका विधिवत बिल भी वो जारी करते हैं। मेरे द्वारा आपत्ति की गई कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी कीमत 20 रुपये है, आप 50 रुपये मुझसे क्यों वसूल रहे हो। तो उन्होंने कहा था हम तो वसूलते हैं, आपको जो उचित लगे आप कार्रवाई कीजिए। मैंने इस पूरे मामले को एएसआई के भी नॉलेज में लाया, उनको भी विधिक सूचना पत्र दिया कि भाई आपके कैंपस में इस तरह से महंगी कीमत पे क्यों बेचा जा रहा है। उस प्रैक्टिस के संबंध में आयोग द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस संबंध में हम उचित कार्रवाई करेंगे ताकि मेरे अतिरिक्त अन्य जो लोग हैं उनका शोषण न हो सके। इधर दिवाली करीब है और ग्वालियर शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। जी हां, सवाल ये है कि रोशनी के त्योहार से पहले क्या रोशनी शहर में आ पाएगी। ग्वालियर में स्ट्रीट लाइट को लेकर गहराया विवाद। अब शहरवासियों की परेशानी और भी बनता जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन और मेंटेनेंस कंपनी की खींचतान के बीच अब स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ चुकी हैं और शहर की गलियां जो हैं वो अंधेरे में बस चुकी हैं। भुगतान को लेकर तानातानी का माहौल बना हुआ है। चेतावनियों का दौर भी जारी है और हाल फिलहाल में अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ग्वालियर शहर में अंधेरा है। दरअसल स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ने भुगतान न होने से काम बंद कर दिया। शहर में अंधेरा होने से व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। बाजार मजबूरी में जल्दी बंद करने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग रात में घर से निकलने में भी डरने लगे हैं। मैं आशावादी व्यक्ति हूं। मैं समझता हूं कि 2-4 दिन में कंपनी से बातचीत करके जो उसका पेमेंट है वो शासन का कर्तव्य है कि उसको पेमेंट करे और काम को चालू कराए। इधर सीएम हेल्पलाइन में स्ट्रीट लाइट की करीब 150 शिकायत दर्ज है। वहीं स्ट्रीट लाइट संधारण HCL कंपनी का 3 करोड़ 30 लाख रुपयों का भुगतान करना है। ये भुगतान स्मार्ट सिटी के द्वारा नहीं किया जा रहा है।
हालांकि जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट की समस्या का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस महीने में पैच वर्क का काम पूरा कर देंगे। जहाँ तक लाइट की बात है तो लाइट के भी वो स्वयं से परचेज करके लगाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। 25 सितंबर को स्मार्ट सिटी की बोर्ड मीटिंग है। इस मीटिंग में ही इस समस्या का निराकरण हो सकता है। अब स्मार्ट सिटी आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का कार्य करेगी, यानी ये तय है कि 25 तारीख तक शहर अंधेरे में ही रहेगा। ग्वालियर में इस बार शायद स्ट्रीट लाइट बंद रहेंगी और दीपावली अंधेरे में मनने के पूरे आसार बन गए हैं। इसकी वजह है कि स्मार्ट सिटी ने जिस कंपनी को ठेका दिया था उस HPL कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया है। HPL कंपनी लगातार ग्वालियर की स्ट्रीट लाइट शहर की जो थी उसको मेंटेनेंस और संधारण का काम कर रही थी, लेकिन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि उनको स्मार्ट सिटी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनका जो बिल है वो 3 करोड़ 30 लाख के करीब पहुंच चुका है, जबकि स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारी केवल 35 लाख का चेक भुगतान के रूप में दे रहे थे, जिसको लेकर HPL कंपनी ने अपने खर्चों को बताते हुए इस भुगतान को लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन गौरतलब है कि ग्वालियर की स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारी इस कंपनी को हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही कंपनी ने अपना खुद ही रास्ता तय कर लिया है और लगता है कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अफसरों को एक राहत दे दी है, क्योंकि कंपनी अपने मैदान से खुद चली गई है। लेकिन ऐसे में ग्वालियर की स्ट्रीट लाइट कैसे सुधरेगी, क्योंकि दिन में लाइट जलती है और रात में अंधेरा रहता है, जिसको लेकर करीब CM हेल्पलाइन में भी 150 शिकायतें दर्ज हैं। लेकिन अब नगर के वासी, व्यापारी और उद्योगपति इस बात से चिंतित हैं कि आखिर दीपावली कैसे मनेगी और शहर में अंधेरा तो नहीं रहेगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।